बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। इस वक्त हम कराची शहर की साहिली पट्टी पर मौजूद हैं। ये क्लिफ्टन बीच का वो हिस्सा है जो कि माजी में बड़ा इग्नोर्ड रहा, जिसको सही प्रायोरिटी नहीं मिली। दिसंबर 2020 में सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया कि चूंकि माहौलियाती तब्दीली हमारे मुल्क का एक बड़ा मेजर इशू बनता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, अपने माहौल को अपने आने वाली नस्लों के लिए खुशगवार बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया कि साहिली पट्टी पर एक अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया जाए। और इस काम में जो हमारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, जो माहौल के इशू को समझते हैं, जांचते हैं, उनकी मदद हमने हासिल की। मसूद लोहार साहब हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आप हमें फैसिलिटेट करें, जगह प्रोवाइड करें, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। हम जो हमारे लोकल इंडिजिनस सूबाई सिंध के पौधे हैं, कराची शहर के पौधे हैं, उनको यहां पर लगाएंगे और एक अर्बन फॉरेस्ट, जापानीज टेक्नोलॉजी है मियावाकी, उस टेक्नोलॉजी के तहत इस अर्बन फॉरेस्ट को हम डेवलप करेंगे। तो गोया यह फैसला हुआ सिंध हुकूमत का, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का, ज़िलाई इंतज़ामिया का और SRO NGO का कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस जगह को डेवलप किया जाए ताकि अपनी साहिली पट्टी को हम बेहतर बना सकें, अपने माहौल को हम बेहतर बना सकें। इस सिलसिले में 20 एकड़ की जगह आइडेंटिफाई की गई। उस 20 एकड़ की पट्टी को, जो कि कचरे से भरी हुई थी, गंद से, गिलाजत से भरी हुई थी, उसको लेवल करने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, उसको साफ करने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। और आज मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि हम इस वक्त क्लिफ्टन बीच पर खड़े हुए हैं। ये फुटपाथ आप देख सकते हैं, सड़क आप देख सकते हैं लोगों के आने के लिए, इसको इस्तवार कर दिया गया है। और मेरे सीधे हाथ पर आप 3 एकड़ का एक टुकड़ा देख सकते हैं जहां पर मुख्तलिफ इक़साम के पौधों को प्लांट कर दिया गया है और एक मसनूई हिल क्रिएट की है ताकि इसकी प्रॉपर लैंडस्केपिंग हो सके। इस काम में हम तो नेकनियती से बाहर निकले थे और पिछले हफ्ते मैं कुछ आप सहाफ़ी दोस्तों के साथ यहां पर आया था। आप दोस्तों ने मुझे उस वक्त मशवरा दिया कि जी फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें इससे पहले कि इस प्रोजेक्ट को कोई सबोटाज करे। लेकिन उस वक्त हमने फैसला किया कि नहीं, पहले प्लांटेशन हो जाए ताकि लोगों को नजर आए कि काम क्या हो रहा है। उसके बाद हम मीडिया को मदऊ करेंगे ताकि हम अवाम उन्नास को बता सकें कि किस तरीके से हुकूमत और सिविल सोसाइटी मिलकर एनवायरनमेंट इश्यूज को एड्रेस करने के लिए अपना काम कर रही है। और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि आप ये पौधे देख सकते हैं 3 एकड़ पर जिनको प्लांटेशन कर दी गई है। और ये छोटे पौधे नहीं हैं, ये सैपलिंग्स नहीं हैं, ये तकरीबन 5 से 6 फीट ऊंचे पौधों को लगाया गया है ताकि उसका इम्पैक्ट आ सके। और आप मेरे पीछे ये नर्सरी देख सकते हैं ताकि पौधों को कहीं से खरीद के ना लाया जाए, बार बार ना लाया जाए। कॉस्ट को बचाने के लिए यहीं पर नर्सरी बना दी गई है जहां पर इस वक्त एज वी स्पीक 1 लाख पौधे मौजूद हैं। 1 लाख पौधे इस वक्त मौजूद हैं जिनको हम इस साहिली पट्टी के मुख्तलिफ हिस्सों में, जो कि 20 एकड़ हमने पॉइंट आउट किए, उस पर इसको प्लांट करेंगे। मुझे अफसोस ये होता है
कि कुछ लोग खुद तो काम नहीं करते, खुद तो वो अपने वादों को वफा नहीं करते, लेकिन जब कोई शख्स, जब कोई इदारा काम करने की कोशिश करता है तो उस काम को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है, उस काम को खराब करने की कोशिश की जाती है। जो लोग आज दावा कर रहे हैं कि ये जमीन कराची पोर्ट ट्रस्ट की है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जब यहां पर क्लीन कराची मुहिम में आप कचरा डाल रहे थे और आप कुछ सहाफी दोस्त मेरे साथ पीछे के राउंड अबाउट पर आए थे, जहां पर आपने खुद देखा था कि क्लीन कराची के ट्रक्स कचरे को आके डंप कर रहे थे, तब आपने नहीं कहा ये केपीटी की जमीन है। यहां पीछे सॉलिड वेस्ट की गाड़ियां खड़ी होती थी, कभी आपने नहीं कहा। यहां पर पीछे कुछ लोगों ने जुगिया बनाने की कोशिश की, तब आपको ख्याल नहीं हुआ कि ये कराची पोर्ट ट्रस्ट की जमीन है। लेकिन हां, जब आपने देखा कि कराची शहर के अंदर सिंध हुकूमत काम कर रही है, तो आपने फैसला किया कि नहीं, हम काम किसी को नहीं करने देंगे, हम काम खराब करने पर बिलीव करते हैं। और एक अच्छा नेक नियति पर मबनी, पीपल फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव को खराब करने की वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर, बल्कि बहरी उमूर तो नहीं कहूंगा, ट्विटर उमूर कहूंगा उनको मैं, उन्होंने खराब करने की कोशिश की। केपीटी का अमला, जो कि वैसे कभी नजर नहीं आता आपको, उसने बार बार यहां पर आके यहां पे जो स्टाफ काम कर रहे हैं उसको हिरासा करने की कोशिश की और यह कहा कि जैसे कोई जमीन को इंक्रोच किया जा रहा है। आप तमाम लोग सीनियर सहाफी हैं, ये पीछे आप पार्क देख सकते हैं, सिंध हुकूमत का पार्क है। पीछे आप डॉल्मेन मॉल देख सकते हैं, वो सिंध हुकूमत के एरिया में आता है। पीछे पार्क आप देख सकते हैं, मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में बनाया गया था। ये सारा सिंध गवर्नमेंट का एरिया है, जमीन सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कराची पोर्ट ट्रस्ट की नहीं है। और मैं, चूंकि वो कहते हैं ना चोरी और सीना जोरी, ये लोग सिंध हुकूमत की जमीन पर काबिज हैं और इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। और मैं आज आपके सामने ये रिकॉर्ड पर लाना चाहूंगा कि कराची पोर्ट ट्रस्ट सिंध हुकूमत की 769 एकड़ जमीन के ऊपर काबिज है, 769 एकर्स। और ये दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत जमा करा चुकी है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी सिंध हुकूमत के 3960 एकड़ पर 60 एकड़ पर काबिज है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी सिंध हुकूमत की, सिंध की 3960 एकड़ जमीन के ऊपर काबिज है। ये खुद कब्जा ग्रुप है और इनके कब्जा ग्रुप की मेंटालिटी आपको नजर आती है, किस तरीके से उन्होंने बुंडाल बुड्डू आइलैंड के ऊपर भी चाइना कटिंग करने की कोशिश की, उसको कब्जा करने की कोशिश की। और आपने देखा कि सिंध हुकूमत खड़ी हुई, सिंध की आवाम खड़ी हुई, आप सहाफी दोस्त खड़े हुए, सिविल सोसाइटी खड़ी हुई, हमारे मछेरे खड़े हुए, जिसकी वजह से इनको ये अपना गैर आईनी गैर कानूनी ऑर्डिनेंस को ये असेंबली से पास नहीं करा पाए। तो मैं ये बताना चाहूंगा, तमाम दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। और जो लोग कल ये कह रहे थे कि हमने कंटेम्प्ट नोटिस भेज दिया है, फला नोटिस भेज दिया है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर सिंध हुकूमत की मिल्कियत में आप लोग इस तरीके से इंटरवीन करेंगे तो द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, पुलिस विल टेक एक्शन। ये नहीं हो सकता कि जब कोई लोग आवाम की फलाह के लिए काम कर रहे हो तो आप मदद तो ना करें उनकी, आप काम खराब करने के लिए आ जाएं। और मैं वजीर आला सिंध से भी ये रिक्वेस्ट
केपीटी पोर्ट कासिम हमारी ज़मीन पर काबिज है, इसके ऊपर अब सिंध हुकूमत कानूनी कार्रवाई स्टार्ट करे। चूंकि मैंने आपको दस्तावेजात जो बताएं ये सुप्रीम कोर्ट में जमा है और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर सिंध की आवाम की ज़मीन के ऊपर काबिज हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पोर्ट के नाम पर, कराची पोर्ट के नाम पर या पोर्ट कासिम के नाम पर आप सिंध की आवाम की ज़मीन के ऊपर गैर कानूनी तौर पर काबिज हों। ये नहीं हो सकता। और इसकी मैं मिसाल ये देना चाहूँगा कि वो जो नोटिस इन्होंने सिंध हुकूमत को कल भेजा है, उस नोटिस में जिस अदालती फैसले का हवाला दे रहे हैं ये लोग, उस अदालती फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केपीटी की जो हाउसिंग सोसाइटी इन्होंने बनाई थी माई कुलाची रोड पे, उसको कलअदम करार दिया। ये केपीटी का काम नहीं है कि आप जमीनें अलॉट करते रहें, ये केपीटी का काम नहीं है कि आप हाउसिंग सोसाइटी बनाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह अदालती फैसला है, रिपोर्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। और वो फैसला जो कि माशाल्लाह आप केपीटी उस पर रिलाई करते हुए सिंध हुकूमत को तड़ी लगा रहे हैं, कहते चोरी और सीनाजोरी। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से आज यहां आने का बुनियादी मकसद ये था कि आप लोग देख सकें, बता सकें कि जिन लोगों ने कराची से वोट लेने का दावा किया, जिस जगह हम खड़े हैं, यह हल्का सदर पाकिस्तान का हल्का है, गवर्नर सिंध का हल्का है, खुर्रम शेर जमान साहब का हल्का है। ये उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब हम कुछ काम करने आते हैं तो फिर इस तरह की धौस अंदाजी वो करते हैं। आप लोगों को एक और चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगा, आपको याद होगा 2019 में माई कुलाची रोड पे हमने प्लांटेशन की थी। आज वो पौधे तनावर दरख्त माशाल्लाह बन चुके हैं। वो अली जैदी साहब ने की थी, वो केपीटी ने की थी, वो इसी सिंध हुकूमत ने की थी। अनफॉर्चुनेटली चूंकि इन लोगों की सलाहियत नहीं है काम करने की, तो ये बार बार चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ लोगों को दिखाएं कि हम क्या काम कर रहे हैं। और अली जैदी साहब और उनके हवारी जो कि चाइना कटिंग में अमली एतबार से बिलीव करते हैं, जिन्होंने बुंडाल बुड्डू पे चाइना कटिंग की है, उनके क्या मकासद हैं, क्या उनकी नीयतें आप बताएं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। साहब ये बताएं कि जिस वफाकी वजीर बराए सोशल मीडिया बदतमीजी, बदतमीजी बद कलामी, बद तहजीबी, सो मेनी बद्स, उसकी जो सिंध में पार्टी है वो कोई नेमज़दा लोगों और सरमाएदारों को टिकट देने पर पार्टी तकसीम हो गई है। और पार्टी के तमाम रहनुमाओं ने, जिनमें सारी सिंध के सदर भी है, उन्होंने लिख कर दिया है कि अगर, और उसके अलावा जो लियारी से जैसे कि जीत के बिलावल भुट्टो के मुकाबले में शब्बूर शाह ने मैंने भी दिया है, उन्होंने भी कहा है कि अगर फैसल वाडा को वोट दिया, टिकट दी तो हम वोट नहीं देंगे। तो ये सरमाएदारों और नेमज़दा लोगों और दोहरी शरीयत वालों को वोट देकर ये अवामी मामला है, क्या है? वो एक बड़ा मशहूर ऐड था, जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई। तो पीटीआई ये केस में होता है, जीत गई एटीएम, हार गई आवाम, हार गई पीटीआई। एक मिनट, इन लोगों का ना कोई सियासी किबला है, ना सियासी मंशूर है, ना सियासी फलसफा है। ये लोग अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए, अपने इख्तिदार को बचाने के लिए अपनी एटीएम्स को हमेशा सपोर्ट करते हैं, अपनी एटीएम्स को मदद करते हैं। जिन अशखास की आपने बात की उनके बारे में नैब का केस है, मीडिया पर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। एक साहब जिनके खिलाफ डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रही हैं, जहाँ पे एडमिटेड पोजीशन है उनकी डुअल नेशनैलिटी के हवाले से, तो उनको बचाने के लिए एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। उनको बचाने के लिए अब उनको सेनेट में लाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इनके आमाल ने इस बात को साबित किया है कि ये लोग रूल ऑफ लॉ में बिलीव नहीं करते थे, ये लोग ट्रांसपेरेंसी में बिलीव नहीं करते, ये इख्तिदार इमरान में बिलीव करते हैं। इनको इमरान खान साहब की हुकूमत में इनका इंटरेस्ट है
और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। अवाम रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, सियासी मंशूर, फ़लसफ़ा, अवाम की फलाह इनका टारगेट नहीं है। जिन साहब को लाड़काना से इन्होंने टिकट दिया टेक्नोक्रेट का, उन्होंने गालिबन पीटीआई अभी 2018 में ज्वाइन की है। तो ये शो करता है कि ये अपने सियासी कारकुनान के साथ भी मुखलिस नहीं है, इनकी कोई सियासी सोच नहीं है। मैं सहाफ़ियों का सवाल करके आपका सवाल कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमतें दोबारा बढ़ाने की दिशा में कोशिश की जा रही है, कहाँ ले जा रही है हुकूमत? तबाही की तरफ लेके जा रही है। और क्या कहूँ मैं आपको। देखिए, 45 रोज में छठी बार पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया इन्होंने, छठी बार। और दुख ज्यादा मुझे इसलिए होता है कि ये वो हुकूमत थी, ये वो सियासी जमात थी जब ऑपोजिशन में थी, तो ये फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर खड़े होके बताते थे कि पाकिस्तान वो वाहिद बदनसीब मुल्क है जहां पर पेट्रोलियम प्राइसेस में 50% टैक्सेस है, और हम हुकूमत में आके इन टैक्सेस को ख़त्म करेंगे ताकि आवाम को सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल, सस्ता मिट्टी का तेल मिल सके। कहाँ गए वो वादे? वो सुकरात बातें करते थे ना, कहाँ गई वो कमिटमेंट्स? कहाँ गए वो ऐलानात? आप मुझे बताइए, आपको मिसाल नहीं मिलेगी। 45 रोज में 6 बार पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करना। पेट्रोलियम की प्राइसेस में, डीजल की, मिट्टी के तेल की प्राइसेस में इजाफा होता है तो आपकी हर चीज़ में इजाफा होता है। इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट हर चीज़ के ऊपर आता है और तबाही बर्पा करता है इन्फ्लेशन की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में। तो ये शो करता है कि ये अवामी हुकूमत नहीं है, ये अवाम के वोटों के साथ हुकूमत नहीं है, अवाम की तकालीफ, अवाम की परेशानियों से इनका कोई सरोकार नहीं है। और ये इसी तरीके से तबाही करते रहेंगे ताकि ये हुकूमत में रहें, ये इक़्तिदार में रहें। अवाम का जितना इस्तेहसाल हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इनकी सियासी जमात का नाम पाकिस्तान तहरीके इस्तेहसाल रखना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने पिछले 2.5 साल में सिर्फ पाकिस्तान की अवाम का इस्तेहसाल किया, कोई और चीज़ नहीं की। हलीम आदिल शेख साहब को मेरे ख्याल में दुनिया को बताना था कि वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं, उनको अपना लेटर हेड इस्तेमाल करना था, इसलिए उन्होंने दरख्वास्त जमा करा दी। अगर आप दरख्वास्त को पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस लेना चाहिए हलीम आदिल शेख की अंग्रेजी का, कि उन्होंने जो अपने डिक्लेरेशन में अपनी तालीम शो की है, आया वो तालीम याफ्ता है या नहीं है। क्योंकि अगर आप ख़त पर नज़र डालें तो उसमें उन्होंने सरप्राइज को कोई नया नाम दे दिया है, कोई और रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक और वर्ड है, उसको नया नाम दे दिया है। इनको सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने का शौक है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप मुराद अली शाह साहब का स्टेटमेंट सुन लें गौर से, तो मुराद अली शाह साहब ने यह कहा कि सरप्राइज होता है, उसके बारे में बताया नहीं जाता, और 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा सरप्राइज के बारे में। कहीं पर मुराद अली शाह साहब ने यह नहीं कहा कि हम 10 सीटें ले रहे हैं, 12 सीटें ले रहे हैं, 50 सीटें ले रहे हैं, 2 सीटें ले रहे हैं। उनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या आप सरप्राइज दे रहे हैं या नहीं। उन्होंने जवाब दिया सादा सा कि सरप्राइज बता के नहीं दिया जाता, सरप्राइज दे दिया जाता है, और 3 तारीख को सरप्राइज दिया जाएगा। अब ये पता नहीं किस मंतक के तहत वो कहते हैं 10 सीटें कह दी, 12 सीटें कह दी, किस मंतक के तहत ये तमाम चीज़ें कर ली उन्होंने, ये अल्लाह बेहतर जाने। ये इनको ज़्यादा पता होगा, चूँकि इन लोगों ने माजी में वोटों की खरीदो फरोख्त की है। और आपको याद होगा कि पंजाब से चौधरी सरवर साहब किस तरीके से सेनेटर मुंतखब हुए थे, ये आप सबको पता है। और जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वीडियो अब मंजर आम पर आ गई है कि स्पीकर हाउस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की निगरानी में MPOs के ज़मीर को ख़रीदने के लिए जो कायदे-आज़म का इस्तेमाल किया जा रहा है, नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आपके सामने। तो जिन लोगों ने माजी में ये तमाम चीज़ें की हैं, वो आज इस वक्त परेशान हैं। मुझे वो ऑर्डर दिखा दीजिए आप KPT के तर्जुमान हैं। मेरी बात सुने। अच्छा, मैं आप सवाल का जवाब दूं।
अच्छा, मैंने आज मीडिया को बुलाया था, केपीटी को नहीं बुलाया था, बट थैंक यू, आप आए, उन्होंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने बयान किया। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। पहली चीज़ तो आपके सवाल में आपने एक चीज़ जाहिर कर दी कि वो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट नहीं चाहते। तो ये अपने चैनल पे आप प्लीज़ इसको आवेदा कीजिएगा, इसको हाईलाइट कीजिएगा कि सिंध हुकूमत प्लांटेशन कर रही है और केपीटी वो प्लांटेशन को रोकना चाहती है। पहला पॉइंट। दूसरी मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप मुझे कोई कानूनी दस्तावेज केपीटी का दिखा दें जो ये शो करे कि ये ज़मीन उनकी है, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है उनके पास। और मैं गुजारिश आपको इसलिए कर रहा हूं कि ये, मेरी बात तो सुने। ठीक है, कोई बात नहीं, होना चाहिए तर्जुमान। मेरी बात तो सुने ना। ये पीछे पार्क नजर आ रहा है आपको, ये केपीटी का पार्क है। ये कैसे बन गया पार्क यहाँ पे, अगर ये केपीटी की जमीन थी? ये पीछे आपको पार्क नजर आ रहा है, ये कैसे बन गया अगर ये केपीटी की जमीन थी? पीछे डॉल्मेन मॉल नजर आ रहा है आपको, अगर ये पोर्ट की जमीन थी तो डॉल्मेन मॉल कैसे बन गया? ये सिंध हुकूमत की मिल्कियत है, सिंध की प्रॉपर्टी है। पोर्ट एक्ट इसको गवर्न नहीं करता, केपीटी एक्ट के ऊपर ये लोग रिलाय करते हैं। और मैं आपको अदालती फैसले की मिसाल देना चाहूंगा। 2010 पीएलडी कराची पेज नंबर 414, इज्जत माब सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जमीन सूबाई सब्जेक्ट है और केपीटी का कोई हक हासिल नहीं है इस जमीन के ऊपर। तीसरी बात अदालती फैसले में कही कि इवन जब जमीन रिक्लेम की जाती है ना, तो रिक्लेम करने के बाद भी वो जमीन सूबा सिंध की होती है। और ये फैसला करते वक्त सिंध हाई कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 172 को पढ़ा, जो 172 ये कहता है कि वफाकी हुकूमत की जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल वाटर्स के बाद है, टेरिटोरियल वाटर्स के बाद है। किसके? जो आइन में लिखा है उसको आप फॉलो कर लें। टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर वफाकी हुकूमत की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो सूबे की जुरिस्डिक्शन है। तो भाई ये मुर्तज़ा वहाब नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी नहीं कह रही, ये सिंध हुकूमत नहीं कह रही, ये वो आइन कह रहा है जिस आइन के ऊपर इन लोगों ने हल्फ लिया था, जिस आइन की पासदारी का वादा इन्होंने किया था। और इस आइन की तशरीह मैंने नहीं की, अदालत ने की। अब मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि मुझे कोई कानूनी लीज डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड ऑफ राइट की एंट्री बता दें जो कहे ये जमीन इनकी है, मैं मान जाऊंगा। और मैं अपना पॉइंट समझाने के लिए आपको मिसाल ये देता हूं कि जब 1973 में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी बनाई थी, तो पोर्ट कासिम अथॉरिटी के लिए ज़मीन, चूंकि वफाकी इदारा बना वो, तो उसके लिए ज़मीन सूबाए सिंध की हुकूमत ने पोर्ट कासिम को अलॉट की थी, तकरीबन कोई 3,500 एकड़। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब वजीर आला थे, आप चाहेंगे मैं आपको उसके दस्तावेजात शेयर कर दूंगा। तो कोई कानून पास करके उसके अंदर अपनी लिमिट डिफाइन करके आप ज़मीन की मिल्कियत ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, उसके लिए कानूनी दस्तावेजात होने चाहिए। अगर आपने असेंबली को ये इख्तियार दे दिया कि आप लिमिट डिफाइन करके मिल्कियत ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो रोज़ पुलिस के थानों की लिमिट बनती है, तो क्या थाने की लिमिट से ज़मीन की मिल्कियत पुलिस के हवाले हो जाएगी? कंटोनमेंट बोर्ड्स की लिमिट को डिफाइन किया जाता है, क्या उस लिमिट को डिफाइन करने से क्या आपके फ्लैट, आपके घर की जो मिल्कियत है वो कंटोनमेंट बोर्ड उसकी मालिक बन जाएगी? ज़मीन जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है, आइनी एतबार से, कानूनी एतबार से। सूबाई सब्जेक्ट था, सूबाई सब्जेक्ट है, सूबाई सब्जेक्ट रहेगा। ये वफाकी इदारे अपने मकासद को इस्तेमाल करने के लिए सूबों से ज़मीन मांगते हैं, और सूबों को ये हक हासिल है कि वो ज़मीन दें या ज़मीन ना दें। और इसकी बेहतरीन मिसाल माई कुलाची की तबाही है जो केपीटी ने माजी में की है, वो आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अलॉटमेंट को कैंसिल किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी कि आप यहाँ पे मैंग्रोव्स की प्लांटेशन करें। तो उन्होंने तो प्लांटेशन का काम नहीं किया, हम प्लांटेशन करें और इंशाल्लाह इसी हिस्से में हम लोग 10 लाख मैंग्रोव्स प्लांट भी करेंगे। जी आपके लास्ट बताएं कि आप वफाकी हुकूमत के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं शेख रशीद आपके खिलाफ जायदुल मयाद दायर केस जो आंसू केस में आया।
अभी फ़िलहाल आंसू तो अली आदिल शेख के निकले, मुझे अल्लाह ताला ने थोड़ा मजबूत बनाया है, तो अल्लाह ताला खैर करेगा। मैं आवाम के साथ खड़ा हुआ हूँ, माहौल के साथ खड़ा हुआ हूँ, मुझे इन दरख्तों में पौधों में दिलचस्पी है, मुझे मज़ा आता है एनवायरनमेंट का काम करने में, मुझे मज़ा आता है इन पार्क्स का विज़िट करके। तो इंशाअल्लाह मैं इस काम में जारी और सारी रहूँगा। जो लोग रोड़े अटकाने के लिए आएंगे, मैंने उनको बता दिया कि कानून हरकत में आएगा। जी आफिया, ये चले एक सीनियर है, मैं इसके बाद आपसे पूछूँ। जमहूरियत है, मैं समझता सबको सवाल का हक हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। ये जो आपने कचरे की निशानदेही की ना, ये कचरा तो खुद केपीटी फेंक रहा था। ये क्लीन कराची इनिशिएटिव जो था, उसके तहत अली जैदी साहब ने नालों से कचरा निकाल के ये पीछे जगह थी जहाँ पर डालते थे, यहाँ पर डालते थे। तो ये तो थैंक यू, आप यहाँ की लोकल हैं, आपने इस बात की निशानदेही की। अब कोई सियासी जमात ये नहीं कह रही है, सिविल सोसाइटी, एक आम आदमी ये कह रहा है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं इस इशू को टेकअप करूँगा काबीना के अंदर, और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं मैंग्रोव का मुकदमा काबीना के सामने लड़ूंगा, और काबीना को कन्विंस करने के बाद वी विल राइट टू केपीटी कि द लॉस शुड बी क्वांटिफाइड। ये जो लॉस उन्होंने मैंग्रोव्स को तबाह करके इस एरिया में लोगों को, हमारे एनवायरनमेंट को पहुंचाया है, ये इर्रिपेरेबल हार्म है, इसका खमियाजा इनको भुगतना चाहिए। और जितने इन्होंने मैंग्रोव्स खराब किए, उससे 10 गुना ज़्यादा इनको मैंग्रोव्स और प्लांट करने चाहिए। मैं सिंध हुकूमत के तौर पर, उनके तर्जुमान के तौर पर आपके साथ खड़ा हूँगा और इंशाल्लाह इस इशू को टेकअप करूँगा। जी, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, पीपल्स पार्टी फेडरेशन की जमात है, और पीपल्स पार्टी हमेशा अपने काम से साबित करती है कि हम लोकलाइज्ड बात नहीं करते, हम फेडरेशन की बात करते हैं। और सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन है, आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि विसिफरसली, आर्टिकुलेटली, एलोक्वेंट तरीके से अपने वोटर्स का मुकदमा लड़ सकें। तो पीपल्स पार्टी ने जिन लोगों का इंतखाब किया है, ये वो लोग हैं जो कि कन्विंसिंग एतबार से सिंध का मुकदमा पार्लियामान में लड़ सकते हैं। और माजी में आपने देख लिया कि जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिन्होंने नुमाइंदगी की है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से सिंध के हुकूक की बात की। और ये जो आइलैंड्स का एग्जाम्पल है, इसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से मौसर अंदाज से हमारे सेनेटर्स ने अपना किरदार अदा किया, हमारे मेंबरान कौमी असम्बली ने अपना किरदार अदा किया। तो इंशाअल्लाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े के तहत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े के तहत पीपल्स पार्टी उस फ़लसफ़े को फ़ौक़ियत बख्शेगी। और इंशाअल्लाह जो मुकदमा है पाकिस्तान का, जो मुकदमा है अपने वोटर्स का, उसको अच्छे अंदाज से हम जारी और सारी रखेंगे। अगर वफाक सिंध की किसी ज़मीन पर चाइना कटिंग करने की कोशिश करती, तो मैंने तो आपके सामने गुजारिश कर दी, मैंने आज आपको नंबर्स दे दिए कि तकरीबन 4000 एकड़ के ऊपर पोर्ट कासिम काबिज़ है, तकरीबन 780 एकड़ पे केपीटी काबिज़ है। तो इस कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ मैं समझता हूँ कार्रवाई होने की ज़रूरत है, और ये तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस ले, और जो ये ज़मीन अपने ज़ाती मकासद के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़मीन उनसे छुड़वाने के लिए हमारी मदद की जाए। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि जहाँ जहाँ
कब्जा ग्रुप मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट उस कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करेगी और आपको नजर आ रहा है कार्रवाई होते हुए। बहुत शुक्रिया।